प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे के दौरान थाईलैंड के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों देशों के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में थाईलैंड के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार, निवेश, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इस यात्रा के दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी संस्कृति और आध्यात्मिक संबंध को और मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसी के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की गई। हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर और एजुकेशन के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया है। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री शेनावत ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कल बिम्स्टेक समिट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। शांति और सामंजस्य का संदेश दिया। फ्रेंड्स, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन और अमेरिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि चीन हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर बैठा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम चीन को खत लिख रहे हैं और हमें इसकी जानकारी तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी सवाल उठाए हैं। एलओपी राहुल गांधी ने कहा है कि मैं हैरान था कि हमारे विदेश सचिव चीन के एम्बेसडर के साथ केक काट रहे थे। उधर 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। हम हालात के सामान्य होने के खिलाफ नहीं है, मगर हालात सामान्य होने से पहले यथास्थिति होनी चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। We should get our land back. It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of
every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर राज्य भर में सार्वजनिक और ऐतिहासिक भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सभा का संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावे को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की हरकतें भू माफिया जैसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर राज्य भर में सार्वजनिक और ऐतिहासिक भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सभा का संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावे को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की हरकतें भू माफिया जैसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर राज्य भर में सार्वजनिक और ऐतिहासिक भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सभा का संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावे को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की हरकतें भू माफिया जैसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर राज्य भर में सार्वजनिक और ऐतिहासिक भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सभा का संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावे को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की हरकतें भू माफिया जैसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर राज्य भर में सार्वजनिक और ऐतिहासिक भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सभा का संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति और ऐतिहासिक स्थलों पर वक्फ बोर्ड के मनमाने दावे को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं वे हमेशा अपना रास्ता खोज लेंगे। मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां कानपुर भाजपा नेत्री सुनीता शुक्ला की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने कल्याणपुर स्थित आरसीएम अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि सुनीता शुक्ला को पैर में सुन्न होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही को सुनीता शुक्ला की मौत का कारण बताते हुए अस्पताल क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिचा शुक्ला है। मैम क्या हो गया? मेरी मम्मी को सिर्फ एक सिंपल सा साधारण पैरों में पेन था, पैरों में पेन था। मेरी मम्मी को मैंने एम्बुलेंस करी, इनको शांत करा दीजिए जरा। यहाँ पे आया, एम्बुलेंस वाला आया और उसने क्या करा भैया, सीधा मेरी मम्मी को आईसीयू में एडमिट कर दिया और हम लोगों को धक्का दे के बाहर निकाल दिया भैया। हम अपनी छोटी बहनों के साथ आए थे भैया। हमारे घर पे कोई एक्चुअली गार्जियन मेरे पापा क्या दिक्कत रही, क्यों ऐसा हो गया, क्या लगता है? भैया हम यहाँ पे सिर्फ अपने मम्मी के पैरों का ट्रीटमेंट लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन हमारे साथ इन्होंने, ये जो यहाँ के हॉस्पिटल के ओनर है, इन्होंने बहुत बदसलूकी करी है भैया, बहुत अभद्रता करी है। किसने बदसलूकी? भैया शुक्ला करके कोई ओनर अपने आप को बता रहा है। अंकल फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज मेरे वीडियो में और उस हॉस्पिटल के कैमरे में भैया देखिए, मेरे साथ हाथापाई हुई है। अच्छा, आपकी माता जी का क्या नाम था, क्या करती थी? मेरी मम्मी सुनीता शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय सचिव अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महिला संगठन से। मेरी मम्मी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित अब अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं? अब अस्पताल वालों ने भैया मेरी मम्मी को आपके सामने, वीडियो आपके सामने भैया, मेरी मम्मी को मार डाला भैया। मेरी मम्मी के साथ एक्सपेरिमेंट करा, गलत एक्सपेरिमेंट करा, बिना किसी डॉक्टर के अपने अनट्रेन्ड स्टाफ को लगा के मम्मी पे पूरा एक्सपेरिमेंट करके भैया, और मेरी मम्मी को एक्सपायर्ड डेड बॉडी हमें हैंड ओवर करके बोला कि पल्स चल रही है, फटाफट आप एजेंसी लेकर जाइए भैया, हमें डेड बॉडी हैंड ओवर करिए भैया, हमें इंसाफ दिलाइए भैया। कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पर भैया? ये आर्शिया हॉस्पिटल आवास विकास 3 नंबर में भैया। मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाइए भैया आप लोगों। नाम है आपका और क्या हुआ है? शुक्ला नाम है। मेरी मम्मी को मार डाला इस हॉस्पिटल वालों ने।
उनके पास सब चोला छाप डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर नहीं था। मेरी मम्मी के साथ इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। आपको ये चोट कैसे लगी? यहाँ के स्टाफ नीचे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मेरी बहन को गाली गलौज कर रहे थे, ऊपर मेरी मम्मी के लिए कॉल लगा दिया इन्होंने कि इंजेक्शन लगा दो। ऊपर इंजेक्शन लगा के मेरी मम्मी को इन्होंने खत्म कर दिया और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहे थे। हमारे यहाँ धक्का मुक्की हुई, मेरे चोट लगी। इन लोगों ने बहुत यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके आपके साथ मारपीट हुई है? मम्मी को देख के फिर मैंने खुद आपके साथ कोई मारपीट हुई है क्या? हाँ, मारपीट हुई है। इन लोगों ने गंदी गंदी गालियाँ दी है मेरी बहन को। हॉस्पिटल में पूरे साक्ष्य मौजूद है, मेरे पास मेरा वीडियो साक्ष्य के रूप में मौजूद है। कृपया सीसीटीवी हॉस्पिटल के डिलीट ना करे जाए और मेरे पास साक्ष्य के रूप में मेरे कल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक वृद्ध महिला की तबीयत खराब हुई। उसमें उनके परिजनों के द्वारा अस्पताल में एडमिट कराया गया और बाद में वहां से उनको रेफर कर दिया गया था। इसमें जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, इसमें अभी तक पुलिस को कोई इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसकी जांच कर उसमें कार्रवाई की जाएगी। बेटे का कहना है कि इस संबंध में हमारे यहाँ जो जांच अधिकारी हैं उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई घटना हुई होगी तो उसमें जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी।